नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में मैंने दूरी और विस्थापन के बारे में बताया, चाल तथा वेग के बारे में बताया था। दूरी और विस्थापन का मैं प्रश्न लिया था, 2 प्रश्न। यहाँ पे एक और प्रश्न ले रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो इस प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। मैं प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूं इस क्लास को। उसके बाद हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे कि बिंदु वस्तु क्या है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति क्या है। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। और प्रयोगशाला शिक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपके लिए बेहतरीन वीडियो आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहना, बेल आइकन को क्लिक कर लिया रहना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करता हूं। देखें क्या लिखा है यहाँ पे प्रश्न। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 8 मीटर चलता है, वह पुनः पूर्व दिशा में 7 मीटर चलता है। आपको विस्थापन बताना है और दूरी बताना है। इस कंडीशन में क्या बताना है आपको? विस्थापन और दूरी। एक्चुअल में ऐसी प्रश्न आपका आ जाता है रीजनिंग में। सेम प्रश्न दिशा परीक्षण वाले चैप्टर में आपको मिलेगा रीजनिंग में। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको क्या पता रहना चाहिए? दिशा का ज्ञान रहना चाहिए कि उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व पश्चिम किधर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि आपका दिशा कौन कौन सा होता है। ये क्या होता है? पूर्व। ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। और ये क्या है? दक्षिण। इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो हो सकता है आपको ना समझ में आए, इसलिए इससे पहले के वीडियो को देखिए और सीक्वेंस से देखते जाइए। वीडियो को सीक्वेंस से देखते जाएंगे ना, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। और मैं पूरा का पूरा 9वीं 10वीं के टॉपिक से लेके पूरा 11 12 के टॉपिक तक पढ़ाने वाला हूं। तो आपका प्रयोगशाला शिक्षक में पूरे 12 तक आएगा भाई, इस बात को याद रखे रहना। आसानी में मत लीजिएगा, टफ आता है पेपर। ठीक है, चले ध्यान दे। इसने जैसे बोला है उस हिसाब से बनाया जाए डायग्राम कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कितना चलता है? 8 मीटर। तो मान लो व्यक्ति यहां था और इसको चलना है कितना? 8 मीटर। तो ये चल लिया पूर्व दिशा में 8 मीटर, यही बोला तो ऐसे बना दिए। फिर उसके बाद बोला उत्तर दिशा में 8 मीटर चलता है, तो फिर उत्तर दिशा किधर है? ऊपर की ओर ना। तो ये चला 8 मीटर उत्तर दिशा में। फिर इसके बाद बोला गया वह पुनः पूर्व दिशा में 7 मीटर चलता है। पूर्व दिशा में 7 मीटर मतलब कि इस दिशा में ना, पूर्व दिशा उधर है तो 7 मीटर ये हो गया। ठीक है, आपको क्या बताना है अब? विस्थापन व दूरी याद कीजिए। तो अब आपको पता रहना चाहिए कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया दूरी की परिभाषा क्या है। तय पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हो आप? दूरी कहते हो। तय पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है? दूरी। जबकि विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी। ठीक है, विस्थापन क्या है आपका? न्यूनतम दूरी। मान लो ये वाला पॉइंट क्या है? ए। ये ए हो गया, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये लास्ट का डी पॉइंट। अगर आपको विस्थापन निकालना है तो न्यूनतम दूरी कहां से? ए से लेकर डी तक आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट एक तो क्या खींचना पड़ेगा? आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये 11th का क्वेश्चन है और 11th के ही क्वेश्चन के हिसाब से इसको मैं लिया हूं, आपका ज्यादा अच्छे से तैयारी हो इसलिए। देखें क्या बोला गया यहां पे, दूरी याद कीजिए। पहले तो मैं दूरी निकाल लेता हूं। दूरी क्या होता है? कुल लंबाई। तय पथ की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई क्या समझ में यार? 8, 8 और 7। ठीक है, तो दूरी निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 8 + 7। ये कितना हो गया? 8 8 16, 16 और 7 कितना हो गया? 23। ठीक है, तो 23 मीटर आपका क्या आ गया? दूरी आ गया। अब बात है विस्थापन निकालने की। मेरे को विस्थापन निकालना है, अर्थात ए से लेकर तो जो मैं डी तक का जो लाइन खींचा हूं उसका लंबाई मेरे को निकालना पड़ेगा। अब कैसे किया जाए लंबाई निकालने के लिए? फिर तो या तो आप एक काम कर सकते हो, इतने से ए से लेके इस बिंदु तक का लंबाई निकाल लो, फिर इस बिंदु से यहां तक का लंबाई निकाल लो। एक तो मेथड ये। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो, यहां से एक इसके पैरेलल लाइन खींचिए और वैसे ही इसको क्या कर दीजिए? एक्सटेंड कर दीजिए। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7। और ये 8 था तो ये भी क्या होगा? 8। अब आप देख सकते हैं, इसको और कोई नाम दे देता हूं मैं, ई पॉइंट दे देता हूं यहां पे। ठीक है, आप देख सकते हैं त्रिभुज का निर्माण हो गया। ए डी ई ए, ए डी ई ए त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसमें आपको आधार भी पता है। आधार कितना है? 8 और 7 15।
लंब भी पता है कितना है 8। आप कर्ण का मान निकाल सकते हो, वही तो बस करना है आपको। आधार, लंब और कर्ण की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं और किसका मान निकाल लूंगा मैं, एडी का, कर्ण का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा अब ये। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान निकालना है आपको। कर्ण को आपने क्या बोला है, एडी। एडी स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, लंब कौन सा है अभी यहाँ पे, डी से ई है, उसका स्क्वायर कर दिया। आधार देखोगे तो ई से लेकर ए तक है। अब ई से लेकर ए तक की दूरी क्या है, 7 न तो 8, दोनों मिलाकर है। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15। अर्थात 15 का क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वर्ग। फिर इसको आगे हल करेंगे तो एडी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 15 का वर्ग कितना होगा आपके पास 225। दोनों को जोड़ा जाए, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना मिलेगा 289। ठीक है, 5 और 4 9, 22 और 6 कितना हो गया 28। 289 मिला मेरे को। आपका ये मान अभी आया नहीं है, आपको एडी का मान निकालना है, कर्ण का। ये एडी स्क्वायर है, तो एडी का मान अगर निकालना है आपको कर्ण का तो ये क्या हो जाएगा √289। अब आपको फिर ये बात पता रहना चाहिए गणित कि √289 का मान कितना होता है, तो 17। मतलब कि 17 का वर्ग क्या होता है 289, या उल्टा बोलो वर्गमूल 289 का मान कितना निकलने वाला है 17। चूंकि विस्थापन है इसलिए इसका भी मात्रक क्या आने वाला है, मीटर आने वाला है। तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं दूरी विस्थापन से, तो इसका अच्छे से तैयारी करें। आगे बढ़ता हूं मैं क्लास में, बिंदु वस्तु से मैं आपको समझाते जाता हूं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या है। तो बिंदु वस्तु के बारे में एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, कि आपके 11th में दिया हुआ उदाहरण ही बोल रहा हूं। एक रेलगाड़ी है, मान लो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 500 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 500 मीटर। अब वो बहुत दूर जा रहा है, जैसे कि मैं जहां पे हूं, जैसे मान लो रायपुर से कहां जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है। ठीक है, या ये बोल लो ये जो ट्रेन है जिसकी लंबाई 500 मीटर है वो खुद कितना दूरी को तय करता है, तो 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर बोलने का मतलब मीटर में अगर इसको मैं चेंज करूं तो ये कितना होगा, 3 शून्य के बाद फिर से 3 शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस में हो गया, मीटर में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मीटर की दूरी को तय कर रहा है कौन, 500 मीटर का रेलगाड़ी। तो बिंदु वस्तु का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु जिसका आकार उसके द्वारा तय किए गए दूरी की तुलना में क्या हो, एकदम कम हो, नगण्य हो, ठीक है, एकदम कम हो, तो ऐसे वस्तु को क्या कहोगे आप, बिंदु वस्तु। मतलब रेलगाड़ी क्या हो गया इस बार, बिंदु वस्तु का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि आप अपनी ऊंचाई से बोल सकते हो, अपना ऊंचाई ले लो और आसमान की ऊंचाई ले लो, तो आसमान की ऊंचाई तो अनंत है। ठीक है, लेकिन आप खुद थोड़ी आसमान तक जाओगे, वो तय करना जरूरी है ना दूरी को। रेलगाड़ी क्या कर रहा है, 500 मीटर का रेलगाड़ी है, 1000 किलोमीटर की दूरी को अर्थात 10 लाख मीटर की दूरी को तय कर रहा है। 10 लाख मीटर की तुलना में 500 मीटर जो लंबाई है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। अतः मैं क्या बोल सकता हूं, 500 मीटर वाले वस्तु को क्या बोलूंगा मैं, बिंदु वस्तु बोलूंगा। ठीक है, यही लिखा है, पढ़ें। यदि गतिमान वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो वस्तु किस प्रकार का वस्तु कहलाता है, बिंदु वस्तु कहलाता है। अब देखिए किसके बारे में बात किया जाए, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति बोला जाएगा तो एक्स अक्ष में या वाई अक्ष में या जेड अक्ष में, सिर्फ एक ही अक्ष में गति करेगा। वस्तु किधर गति करेगा, सिर्फ एक ही अक्ष में। द्विविमीय गति के बारे में जब मैं बात करूंगा तो वस्तु किन दिशाओं में गति कर सकता है, तो 2 दिशाओं में, एक्स वाई में या वाई जेड में, ऐसे करके। ठीक है, त्रिविमीय गति की बात आएगा तो वस्तु एक्स वाई के साथ साथ कहां गति कर सकता है, जेड में भी। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो यही कि एक विमीय में एक अक्ष, द्विविमीय में 2 अक्ष और त्रिविमीय में 3 अक्षों पे गति कर सकता है। अब इसके उदाहरण आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वस्तु की एक सरल रेखा में गति को ही आप क्या कहते हो, एक विमीय, जबकि वस्तु की समतल में गति को क्या कहते हो आप, द्विविमीय, जबकि वस्तु का आकाश में गति रहेगा
त्रिविम में ना, आकाश को त्रिविम बोलते हो। वस्तु की आकाश में गति क्या कहलाता है? त्रिविमीय गति कहलाता है, क्योंकि आकाश में जैसे कोई गति किया तो वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। वस्तु की एक सरल रेखा में गति को ही आप क्या बोलते हो? ऋजु रेखीय गति, जो कि यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अर्थात ऋजु रेखी किसका उदाहरण है? एक विमीय गति का उदाहरण है, ठीक है। एक विमीय गति बोला तो सिंपल से एक्स दिशा में कण को क्या करना है? गति करते जाना है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि सीधी पटरी पर किसकी गति? रेलगाड़ी की गति। तनी हुई रस्सी पर किसकी गति? कीड़े की गति। तना हुआ रस्सी, उसमें कीड़ा चल रहा है, एक ही दिशा में चल पा रहा है ना, वो एक दिशा में। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड, ऊपर से आपने कोई पिंड को छोड़ दिया, वो किधर की ओर गिरेगा? नीचे की ओर गिरेगा। अर्थात मान लो वाई डायरेक्शन है तो सिर्फ किस दिशा में जाएगा? वाई की ओर, ठीक है। अगर आप वायु के प्रभाव को एकदम नगण्य मान के चले हो तब स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड की गति क्या होती है? एक विमीय। अब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो फिर उधर भग गया, वो सीधा सीधा कहाँ गिरेगा? नीचे की ओर गिरेगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति हो गया। तनी हुई डोरी पर तरंगों की गति। अब यहाँ पे तरंगों की गति पे अच्छे से ध्यान देना है। तनी हुई डोरी पर यदि तरंगों की गति है तो वो एक विमीय का उदाहरण है। जबकि तालाब में उत्पन्न, आप क्या करते हो? तालाब में जब पत्थर को मारते हो तो तालाब का जो पानी है वो फैलता है, मतलब तरंग उत्पन्न होता है। तो वहां पे जो तरंग उत्पन्न हुआ वो एक्स दिशा में भी जा सकता है, वाई दिशा में, जेड में नहीं जाएगा। जेड जैसे बोले मतलब कि आकाश की बात आ गई। अब तरंग जो पानी में उत्पन्न हुआ वो आकाश में थोड़ी जाएगा, वो पानी में ही रहेगा। कौन कौन सी दिशा में जा सकता है? एक्स दिशा में और वाई दिशा में। तो तालाब में जो उत्पन्न तरंग है वो द्विविमीय गति का उदाहरण है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें क्या क्या है आपके पास, जैसे कि रेडियो तरंग हो गया, गामा किरण हो गया, ठीक है, पराबैंगनी तरंगे हो गया, ठीक है, ये सब किसके उदाहरण में आ जाएंगे? फिर वो त्रिविमीय में आ जाएंगे, ठीक है। तरंग वाले बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। वस्तु की समतल में गति को क्या बोला जाता है? द्विविमीय गति। इसके उदाहरण दीवार पर, जैसे कि मैं बोर्ड में ही लिखाऊं तो बोर्ड में अगर कोई छिपकली चल रहा है तो छिपकली अगर चल रहा है यहाँ पे, या कीड़ा कोई चल रहा है तो या तो वो ऊपर जाएगा या ऐसे जाएगा, दो दिशाओं में जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो छिपकली आपके तरफ आ गया आकाश में, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई कीड़ा जो कि उड़ सकता है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, तितली की बात कर लेता हूं, तो तितली आकाश में उड़ सकती है, इसलिए उसकी गति को क्या बोलोगे आप? त्रिविमीय गति। यही सब लिखा हूं, ध्यान से पढ़े इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति, आप कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से गोटियों को मारते हो, बाकी गोटियों को, तो वो किसकी गति का उदाहरण है? कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर की गति है वो है द्विविमीय गति का उदाहरण। लेकिन कब तक? जब तक वह स्ट्राइकर उछले मत, तब तक। जैसे अगर स्ट्राइकर उछला, उस समय अगर स्ट्राइकर की गति की बात करोगे तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? फिर त्रिविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। बात इतना क्लियर हुआ होगा। अब त्रिविमीय गति में क्या क्या आएंगे? त्रिविमीय गति में वो सब उदाहरण आएंगे जो क्या कर सकते हैं? हवा में गति कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई बर्तन है और उस बर्तन में गैस के अणुएं हैं, तो गैस के अणु बर्तन में कहीं भी जा सकते हैं, एक्स में भी, वाई में भी, जेड दिशा में भी, कहीं पर भी। तो उड़ने वाले पक्षी या कीड़ों की गति किसका उदाहरण होगा? त्रिविमीय। बर्तन के अंदर गैस अणुओं की गति किसका उदाहरण होगा? त्रिविमीय, क्योंकि आकाश में हो रहा है। वैसी वायुयान की गति, वो भी आकाश में उड़ता है, तो वो भी किसका उदाहरण हुआ? त्रिविमीय का। और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में बात किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद रखना। कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर है, यदि वह नहीं उछल रहा है तब जो गति होगा वो द्विविमीय है, लेकिन जब वो उछला तो उसका गति किस में चले जाएगा? त्रिविमीय गति में। अब मैं आगे आता हूं, ऋजु रेखीय या सरल रेखीय गति। ऋजु रेखीय का मतलब ही यही है कि उसको एक दिशा में जाना है, अर्थात ऋजु रेखीय गति एक विमीय गति का ही रूप है, ठीक है। तो वस्तु की सीधी रेखा में गति को ही क्या बोलते हो आप? ऋजु रेखीय या सरल रेखा में गति। वस्तु की गति इसमें क्या होती है? एक विमीय, मतलब एक ही दिशा में जाएगा, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड। तो उम्मीद है यहां तक पूरा समझ में आया हो। बहुत छोटा सा, बाकी वीडियो की तुलना में ये छोटा वीडियो है। अब आपको इसके आगे के टॉपिक में मैं अगले क्लास में पढ़ाने वाला हूं, और पूरा का पूरा भाई मैं 9 से लेके
ट्वेल्थ तक के टॉपिक को लेके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी प्रैक्टिस आपको करना है और अच्छे से पढ़ना है।